हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप पर एक पूरे महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी साझेदारी पर डाले गए वीडियो नहीं देखे हैं वह जरूर उसे देख लें, ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से बन सकें। यहाँ पर हमने पार्टनरशिप के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नए साझेदार को लिया जाता है दो साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से, एक साझेदार की इच्छा से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी कोई नया साझेदार आता है तो वह सभी साझेदार जितने भी साझेदार हैं उनकी सहमति से आता है। तो आंसर है बी। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है जिसमें दो लोग थे। अब वो किसी नए दो व्यक्ति थे, राम और श्याम। अब वो तीसरे व्यक्ति रोहन को भी रखना चाहते हैं। तो राम और श्याम जब दोनों एग्री होंगे तो वह रोहन को भी शामिल कर लेंगे। तो इसका आंसर इसलिए बनता है सभी साझेदारों की सहमति से बी। अगला प्रश्न है, नए साझेदार के प्रवेश के समय लाभ हानि खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन है लाभ हानि समायोजन खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, नए चिट्ठे में। मतलब नए चिट्ठे मतलब बैलेंस शीट में। तो देखिए, इसका सही आंसर है बी, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। जो भी साझेदार होते हैं सभी के खाते में जो भी नए साझेदार जब आता है तो उसका जो भी लाभ हानि का बैलेंस होता है वो सभी साझेदारों का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। इसका सही आंसर है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि का भुगतान किया जाता है भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए, प्रवेश शुल्क के लिए, पूंजी के भुगतान के लिए, संपत्तियों पर अधिकार पाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, भावी लाभ में हिस्सा। देखिए, जब भी कोई नया साझेदार आता है तो वह मतलब उसमें उस बिजनेस में या उस पार्टनरशिप फॉर्म में नया आता है, तो जो उस समय तक बिजनेस की जो रेपुटेशन जो गुडविल बन जाती है तो वो उस गुडविल में हिस्सा पाने के पाता है। इसलिए इसे कहा गया कि भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए, मतलब जो भविष्य में लाभ होगा उसमें उसे भी बेनिफिट मिलेगा जो नया व्यक्ति आया है। तो इसलिए जो भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति को नगद लाने पर इसे बांटा जाता है पुराने लाभालाभ अनुपात में, त्याग के अनुपात में, नए लाभालाभ अनुपात में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी कोई नया साझेदार आता है और अगर वो जो गुडविल की अमाउंट है वो केस में लेकर आ जाता है तो इसे किस में बांटते हैं, जो भी हमारा त्याग का अनुपात होता है उसमें बांटा जाता है। इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति को अपलिखित किया जाता है। मतलब जो नया साझेदार आता है तो ख्याति को हम अपलिखित करते हैं। तो किस में किया जाता है, किस पैटर्न मतलब किस पैटर्न में किया जाता है। तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, त्याग अनुपात में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ अथवा हानि को हस्तांतरित किया जाता है। जब भी रिवैल्यूएशन किया जाता है तो उसके बाद जो लाभ और हानि होती है उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, नए साझेदार के पूंजी खाते में, निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते में। निवृत्त मतलब जो साझेदार रिटायर होकर जा रहा है। नए साझेदार के पूंजी खाते में मतलब कोई नया साझेदार आया उसका जो कैपिटल अकाउंट है। सी ऑप्शन है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। डी है लाभ हानि खाते में। तो इसका सही उत्तर है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, सी। अगला प्रश्न है, साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी होने पर पुनर्मूल्यांकन से लाभ की राशि क्रेडिट की जाती है। ये बोल रहा है कि जब भी कोई साझेदार के पूंजी खाते स्थायी होने पर जो रिवैल्यूएशन से मतलब प्रॉफिट हुआ है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। किस खाते में क्रेडिट करते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के ऋण खाते में, साझेदारों के चालू खाते में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर है साझेदारों के चालू खाते में। आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते जाइए ताकि ये आपको एग्जाम के समय एक रेफरेंस के रूप में काम करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न में, पुनर्मूल्यांकन खाता है। हमने आपको आगे भी बोला है कि खाते क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। हम इस पर एक जरूर वीडियो बनाएंगे
और हम इसे जल्द से जल्द बनाते हैं। अब बात करते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता है वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है, व्यक्तिगत खाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह इसका सही आंसर है बी, ये नाम मात्र का खाता है। अगला प्रश्न है ए तथा बी 3:2 के अनुपात में साझेदार है, उन्होंने सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। ए, बी तथा सी का नया अनुपात क्या होगा? देखिए यह एक प्रैक्टिकल प्रश्न है, इसके लिए हमने साझेदारी के वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, आपको साझेदारी पर वीडियो मिल जाएंगे और आप उन्हें जरूर देख लीजिए, ताकि तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, तो हम एक बार फिर आपको ये सारे प्रैक्टिकल पढ़ा देंगे। तो इसका सही आंसर है 9:6:5 ए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जब इन टॉपिक पढ़ाएंगे तो जरूर आपको और अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक बार फिर आपको इसके प्रैक्टिकल समझा देंगे अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ए तथा बी साझे बराबर के साझेदार, मतलब दोनों का हिस्सा कैसा है? बराबर है, 50-50। उन्होंने सी को फॉर्म में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया, जो वह केवल ए से प्राप्त करते हैं। तो नया अनुपात क्या होगा? देखिए ये बोले कि ए और बी थे 50-50 के पार्टनर थे, लेकिन अब उन्होंने सी को भी अपनी फॉर्म में साझेदार बना लिया है और उसका क्या भाग है? 1/4, मतलब 25 पड़ते। तो और जो वह केवल ए से प्राप्त करता, तो नया अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, 1:2:1। आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ए तथा बी 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, उन्होंने सी को साझेदार बनाया। तो नया अनुपात 2:2:1 निश्चित हुआ। तो त्याग का अनुपात है। देखिए ये क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए आप अगर इसे समझेंगे तो आप सामने ही समझ। देखिए ए का कितना है? ए का है 3 है, बी का 2 है। ए का कितना है? ए का है 3, बी का कितना है? बी का है 2, और उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया। तो सी का अनुपात क्या है? यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सी का देखिए, सी का थर्ड वाला देखेंगे आप, तो सी का हो जाएगा 1। तो जो नया अनुपात है वो क्या हो जाएगा? 2:2:1। तो मतलब भैया किसने त्याग करा? तो देखिए पहले सी का कितना था? पहले सी का था 3, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप ये नए वाले में, नए अनुपात में यहाँ पर जो पहला वाला है वो ए का है 2। तो किसने त्याग कर दिया? ए का 3 था, अब उसका घट के कितना हो गया है? 2। तो त्याग जो एक का करा है, जो नया पार्टनर आया है सी, उसको एक किसने दिया है? ए ने दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल ए, सी इसका आंसर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के चालू खाते का क्रेडिट शेष हस्तांतरित किया जाता है। मतलब अगर कोई साझेदार वो जा रहा है तो उसका अगर कोई चालू खाते का क्रेडिट शेष है तो उसको किस में ट्रांसफर करेंगे? उसके ऋण खाते के डेबिट पक्ष में, उसके पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, उसके ऋण खाते के क्रेडिट पक्ष में, उसके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस आंसर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए वो बोली कह रहा है क्रेडिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए आप मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि हमेशा ही ऐसा होता है, पर जनरली देखिए क्रेडिट की बात कर रहा है तो आप ना डेबिट के ऑप्शन तो हटा ही दीजिए। तो देखिए ए और बी दोनों में क्या डेबिट की बात बोली थी? हट जाते हैं, बचता है अब सी और डी। तो इसका सही उत्तर है डी, उसके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर करेंगे। इसका सही आंसर है डी। अब किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुनर्मूल्यांकन से लाभ अथवा हानि साझेदारों में बांटा जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में। तो इसका सही आंसर है सी, जो भी पुराना लाभ विभाजन अनुपात है उसमें बांटा जाएगा। सही आंसर है सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय क्रेडिट किया जाता है। सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, किसी भी खाते में नहीं।
तो इसका सही आंसर है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। इसका सही आंसर है ए। आप ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ये इसमें पार्टनरशिप को जो हमारे वीडियो उन्हें देख लीजिए आप, और ये पूरे पार्टनरशिप के जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। अगर कहीं भी कोई आपको डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे लिख दीजिए या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको जरूर डाउट को क्लियर करेंगे आने वाले वीडियोज में। सब्सक्राइब कीजिए विजय एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ए, बी एवं सी को 1:2:3 में बांटते हैं। यदि सी व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है तो ए एवं बी का लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। देखिए 3 पार्टनर थे, अब उसमें से कौन जा रहा है, सी जा रहा है व्यवसाय छोड़ के, तो अब बोल रहे हैं ए और बी को किस अनुपात में बांटेंगे। तो इसका सही आंसर है 1:2 ए। देखिए आप हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम जरूर आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य दर्शाया जाता है किस खाते में दर्शाया जाता है। लाभ हानि खाते में, लाभ हानि विनियोजन खाते में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो इसका सही आंसर है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, सी। जो भी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की असेट्स साइड में इसे दिखाया जाता है, सी। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। सी के अवकाश ग्रहण करने के बाद ए तथा बी का अनुपात 5:3 होगा, लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। ऑप्शन है 3:1, 1:3, 3:2, 5:2। तो इसका सही आंसर है 3:1। इसका सही आंसर है ए। देखिए आप किस पैटर्न पे हमसे पढ़ना चाहते हैं। क्या आप एक रोज हमसे इस तरह चाहते हैं कि हम एक आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं, एक ऑब्जेक्टिव का हमारा वीडियो हो और एक कंटेंट बेस हो जो भी आपका सिलेबस है, या हम आपको पहले, दूसरा ऑप्शन है कि हम पहले आपको पूरा एक यूनिट पढ़ा दें उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं। तो आप किस पैटर्न पे पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर आप एक वीडियो रोज कंटेंट सिलेबस को पढ़ा दीजिए एक एमसीक्यू पे, या आप पहले पूरे इस यूनिट कंप्लीट करा दीजिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा और आप जैसा कहेंगे हम वैसे वीडियो बनाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए, बी तथा सी 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। सी को अवकाश ग्रहण करने पर दी जाने वाली ख्याति 6,000 रुपये है। ए तथा बी के पूंजी खाते में डेबिट होगी। 6,000 रुपये की जो ख्याति है वो ए और बी के पूंजी खाते में डेबिट होगी, किस अनुपात में होगी। तो देखिए ऑप्शन है 3600:24, 2400:26, 3600, 4500:1500, 1500:4500। तो इसका सही आंसर है ए 3600:24 में। अब देखिए क्या होगा, ये जो इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। आप हमारे पुराने वीडियो देख लें, आप आराम से निकाल लेंगे। फिर भी नहीं आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी बराबर के साझेदार हैं। फर्म ने प्रत्येक साझेदार के जीवन पर 1,00,000 रुपए की पॉलिसी ली है। सी की मृत्यु पर प्रत्येक पॉलिसी का समर्पण मूल्य 40,000 रुपये। सी के पूंजी खाते में पॉलिसी की राशि क्रेडिट होगी। कितने रुपए उसके खाते में क्रेडिट होंगे, 60,000, 40,000, 33,333, 13,333। तो इसका सही आंसर है ए 60,000। 60,000 रुपये की जो ये सी के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पॉलिसी की राशि क्रेडिट कर देंगे। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, विघटन व्ययों को निम्न में से किस में डेबिट किया जाता है। जो भी आप डिसोल्यूशन होता है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे किस में डेबिट किया जाता है। पूंजी खाते में, वसूली खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर सोचिए। आपने अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं आए तो आप हमें बताइएगा, हम आपको ज़रूर इस प्रश्न का आंसर हम आपको ये आज होमवर्क में दे रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हमें अच्छा लगा, तो ये आज आपके लिए होमवर्क है। आप हमारे पुराने वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसका आंसर जरूर बताएंगे। ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है।
कि विघटन व्ययों को निम्न में से किस में डेबिट किया जाता है, जो कि डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें किस में डेबिट किया जाता है, पूंजी खाते में, वसूली खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आप हमें जरूर लिख के भेजिएगा। अगला प्रश्न है वसूली खाते का लाभ हानि हस्तांतरित किया जाता है। देखिए जो वसूली खाते होते हैं उसका लाभ हानि हस्तांतरित किया जाता है, तो किस में हस्तांतरित किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, साझेदारों के पूंजी खाते में। देखिए जो भी वसूली खाते का लाभ हानि होता है वो जो आपको ट्रांसफर करते हो किसमें, साझेदारों के पूंजी खाते में। इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है वसूली खाता है। देखिए हमने आपको कहा है कि हम जरूर वीडियो बनाएंगे और ये हमने आपको पहले भी बता दिया है कि वसूली खाता क्या होता है। तो यह एक नाम मात्र का खाता है। सी क्या है? वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। अगला प्रश्न है विघटन के समय अलिखित दायित्व के भुगतान को किस में डेबिट किया जाता है? वसूली खाते में, पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, पुनर्मूल्यांकन खाते में। जो भी विघटन के समय अलिखित दायित्व के भुगतान को जो हम डेबिट करते हैं तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है विघटन के समय फर्म की समस्त संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। मतलब आप मान लीजिए आपकी फर्म थी, अब आप उसको बंद कर रहे हैं, उसे कहते हैं विघटन या डिसॉल्यूशन। तो उसकी जो भी संपत्ति है कि संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं तो किस मूल्य में, मतलब जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें किस वैल्यू पर आप ट्रांसफर करते हैं? बुक वैल्यू पर, इसका ऑप्शन है बुक वैल्यू पर, बी ऑप्शन है मार्केट वैल्यू पर, सी ऑप्शन यहाँ पर लिखने से रह गया है उसे आप लिख लीजिए, सी फेयर वैल्यू पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए। जो भी हम डिजोल्यूशन होता है तो जो वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं तो जो बुक वैल्यू होती है उसकी उस पर ट्रांसफर करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है फर्म के समापन के समय अलिखित संपत्ति की वसूली को डेबिट किया जाता है। तो किस में डेबिट किया जाता है? बैंक खाते में, वसूली खाते में, पूंजी खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, बैंक खाते में। विघटन के समय जो भी अलिखित संपत्ति की वसूली होती है उसको हम बैंक खाते में डेबिट करते हैं। इसका सही आंसर है ए। सबसे इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप जरूर जरूर रट के जाएं कि गार्नर बन ये आपसे देखिए इस पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गार्नर बमान मर्रे विवाद संबंधित है किस, और इसमें आपको चैप्टर का नाम भी दिया जा सकता है कि ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है या किसी और से संबंधित यह अवधारणा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका यही है कि गार्नर बमान मर्रे विवाद में दिवालिया साझेदार का नाम था। ऑप्शन है बिल्किंस, गार्नर, सी मर्रे और डी जायस। तो इसका सही आंसर है ए, बिल्किंस। देखिए दिवालिया क्या होता है? जब एक व्यक्ति की सारी असेट्स उसको बेचने के बाद जो वैल्यू आती है उससे अगर वो लाइबिलिटीज का पेमेंट कर नहीं कर सकता हो तो उसे हम कहते हैं दिवालिया। मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं लेकिन आपको जो लोगों को देना है वो 10 लाख रुपए देना है या 5 लाख रुपए देना है, तो क्या आप उसका पेमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो उसे कहते हैं कि आप दिवालिया हो गए। यह है, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर रट लें। अगला प्रश्न है फर्म के दिवालिया होने पर सर्वप्रथम किसका भुगतान किया जाएगा? आपकी फर्म दिवालिया हो गई है, मतलब उसके पास अब वो दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ है, तो किसका सबसे पहले भुगतान करेगी? बाहरी दायित्व का, साझेदार के ऋण का, पूंजी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले वो जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होते हैं, मतलब जो बाहर के व्यक्ति हैं उनका पेमेंट करेगी, बाहरी दायित्व का। इसका सही आंसर है ए। अधिकतम हानि विधि में सर्वप्रथम साझेदार को पूंजी खाते की कौन सी राशि लौटाई जाती है? प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी, पूंजी की आधिक्य की राशि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, पूंजी की आधिक्य की राशि सबसे पहले साझेदारों के लौटाई जाती है। तो इसका सही आंसर है सी।
अगला प्रश्न है, एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसके पूंजी खाते की कमी को सक्षम साझेदार वहन करते हैं। लाभ हानि अनुपात में, पूंजी अनुपात में, बराबर अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, पूंजी अनुपात में। देखिए, एक साझेदार के दिवालिया होने पर जो उसका पूंजी खाते की कमी होती है, जो मतलब जो एक एक मान लीजिए 3 साझेदार थे, उसमें एक दिवालिया हो गया तो 2 बचे हैं, तो वो जो 2 बचे हैं वो किसमें, मतलब उसकी पूंजी खाते की कमी को वहन करते हैं उसके पूंजी अनुपात में, कैपिटल रेशो में। अगला प्रश्न है, गार्नर बमान मर्रे के निर्णय के अनुसार सौदे क्षम्य साझेदार नकद लाएंगे पूंजी के लाभ के बराबर, वसूली के लाभ के बराबर, वसूली की हानि के बराबर, दिवालिया साझेदार की कमी के बराबर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गार्नर बमान मर्रे के निर्णय के अनुसार जो सौदे क्षम्य साझेदार थे वह जो नगद लाएंगे वो किस में लाएंगे, जितने की हानि हुई है हानि के बराबर, मतलब जो भी हानि हुई थी उसको जो बच्चे साझेदार है वो पे कर देंगे। तो किस में करेंगे, जितने की हानि हुई है, तो वसूली की हानि के बराबर, बी। अभी तक यह आज जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये हमने आपको कवर करा दिए हैं। और आप सभी को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें लिख भेजें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।